हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूंगा इंडिगो चैप्टर के बारे में, जो कि लुईस फिस्चर ने लिखा है, जो कि महात्मा गांधी की बायोग्राफी है। और उसमें बताया गया कि कैसे गांधी जी पुअर पीजेंट्स जो हैं चंपारण के लिए, उनके लिए स्ट्रगल करते हैं, और उनको जो वहाँ पे ओल्ड एज एग्रीमेंट है इंडिगो का, उससे कैसे उसको मुक्ति दिलाते हैं उन सब पीजेंट्स को। तो गांधी जी के पास 1916 की बात है, राजकुमार शुक्ला नाम का एक पर्सन आया, जो खुद एक पुअर पीजेंट है। तो वहाँ पे आके गांधी जी को उन्होंने सारी समस्याएं बताई, किस तरह से चंपारण में प्रॉब्लम्स चल रही है। हालांकि गांधी जी बड़े बिजी थे उन दिनों, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि राजकुमार शुक्ला काफ़ी टाइम से उनके साथ है, अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए या ये कहने के लिए कि सर आप आओ और हमारी मदद करो, तो गांधी जी ने कहा कि मैं फ़लाँ फ़लाँ डेट को आपको कलकत्ता में मिलूँगा। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को वहीं मिले जो अपॉइंटेड डे था। गांधी जी को वो पटना ले गए, और वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के घर पे भी वो गए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो घर पे नहीं थे। तो गांधी जी वहाँ पे गए और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जितनी भी प्लाइट ऑफ पीजेंट्स थी चंपारण की। सबसे पहले वो मुजफ्फरनगर में गए, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता है। वहाँ से उनको पता लगा कि क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं उनकी। तो उनको पता लगा कि चंपारण के मोस्टली जितने भी किसान हैं वो शेयर क्रॉपर्स हैं, और एक एंशियंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनको 15% ज़मीन पे इंडिगो उपजाना पड़ता है, और फिर सारी की सारी जो क्रॉप है वो उनके मालिक को सरेंडर कर देनी होती है उनको एज ए रेंट। तो पीजेंट वर मच अनहैप्पी ओवर दिस इनजस्टिस, और पीजेंट मतलब खुश नहीं थे इससे। तो दैट्स वाई वो सारी की सारी जो ट्रबल थी। तो बाय द टाइम क्या हुआ, इंडिगो ने भी सिंथेटिक, जर्मनी ने भी सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। ब्रिटिश प्लांटर्स ने ये पाया कि अब उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा उनका इंडिगो। तो उन्होंने क्या किया, बड़े ही फ्रॉड तरीके से उन्होंने एक एग्रीमेंट लिया जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको, टू पे देम द कंपनसेशन नोट फॉर प्लांटिंग इंडिगो ऑन 50% लैंड। कि वो क्या करेंगे, भी उनको इंडिगो अब बीजने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बदले में वो मुआवजा अदा करेंगे उनको, यानी बदले में पैसे देंगे। तो कुछ ने इलिटरेट थे बेचारे जो पीजेंट्स थे, उन्होंने साइन कर दिए एग्रीमेंट पे। कईयों ने प्रोटेस्ट किया, कईयों ने लॉयर अंगेज किया कोर्ट में जाने के लिए। इस पॉइंट पे जो गांधी जी थे वो पहुँचे चंपारण में। वो बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर से मिले बिहार के, जो जिसमें राजेंद्र प्रसाद हैं, ब्रिज किशोर बाबू हैं, मौलाना मजहरुल हक हैं, और भी बहुत सारे थे। तो उन्होंने यही कंक्लूड किया कि जो किसान हैं या पुअर पीजेंट हैं, सबसे पहले उनको डर से मुक्त किया जाए, फिर बात बनेगी। फर्स्ट दे मस्ट बी गेट रिड ऑफ द फियर। तो गांधी जी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले, और गांधी जी को उन्होंने, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, दे ट्राई टू बुली हिम, उनको धमकाने की कोशिश की उन्होंने। गांधी जी और बहुत सारे लॉयर्स थे, उन्होंने मिलकर बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए शेयर क्रॉपिंग के बारे में। बहुत सारे पीजेंट्स थे, उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दी एंड ऑफर द डॉक्यूमेंट भी ऑफर किए। देयर मेन दिस वाज देयर वाज ए माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लांटर्स। बहुत सारे मतलब एविडेंसेस इकट्ठे हो गए, पहाड़ बन गया एक सबूतों का उनके खिलाफ। और फिर उनको क्या करना पड़ा, काफ़ी सारी जद्दोजहद के बाद उनको, गांधी जी को उन्होंने आउटसाइडर भी कहा, गांधी जी को उन्होंने वहाँ से जाने के लिए भी बोला। लेकिन बीइंग लॉयर गांधी जी को अपने सारे जो राइट्स और ड्यूटीज़ पता था। तो लैंडलॉर्ड लास्ट में एक तरह से हार गए, और उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने इलीगली जितने भी पैसे कलेक्ट किए, कंपनसेशन कलेक्ट किए, वो उनको वापस दे देंगे। और कितनी परसेंटेज वापस होएगी, इस पे अब थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट रहा उनका। और लास्ट में उन्होंने बताया कि 25% जो है वो वापस देंगे वो। गांधी जी एकदम से एग्री हो गए, और उनको कहा कि कोई दिक्कत नहीं। मेन बात ये थी, गांधी जी सारे पुअर पीजेंट्स को ये बताना चाहते थे कि कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। तो
दैट्स वाई उन्होंने एग्री कर दिया कि चलो हमें इतना ही दो। तो उसके बाद जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको सरेंडर करना पड़ा वो सारा मनी और अपनी प्रेस्टाइज भी, अपना स्वाभिमान भी। और उनको पता लगा कि आप लॉ से अबव नहीं हैं। उनको करेज मिला और विद इन फ्यू ईयर्स ब्रिटिश प्लांटर्स वहाँ से छोड़ के भी चले गए और ये स्टेट्स फिर जो पीजेंट्स के पास वापस आ गए और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग टोटली डिसअपीयर्ड हो गई वहाँ से फॉर एवर। और जो गांधी जी का स्ट्रगल था चंपारण के लिए वो लगभग 1 साल चला। इसके दौरान उसने आँख रखी, मतलब आँख रखने का मतलब ध्यान रखा, नज़र रखा अपने आश्रम पे भी जो अहमदाबाद में था। और उन्होंने यहाँ के जो लोकल लोग थे उनका जो सोशल लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, उनको भी सुधारने की कोशिश की। उनकी एजुकेशन जो है वो सुधारने की कोशिश की। हेल्थ और हाइजीन पे भी उन्होंने काम किया। कुछ डॉक्टर्स अंगेज किए उन्होंने, कुछ टीचर्स अंगेज किए ताकि उनको मतलब कॉमन सेंस आए इन सब चीज़ों को लेके। और ये चंपारण की जो एपिसोड थी वो टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ का। और ये it proved that British could not order him about in his own country, कि ब्रिटिश जो है वो उसको ऑर्डर नहीं कर सकते उसी की कंट्री में। उन्होंने लोगों को बताया ही taught the people to be self reliant and not to depend on any outside help। उन्होंने सभी लोगों को सिखाया कि आप बाहरी हेल्प की बजाय खुद पे निर्भर रहें। और ये एक स्टेप था जो भारतीय आज़ादी की तरफ, जो गांधी जी की ये स्ट्रगल और ये एक वर्क जो था वो इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ एक कदम था। सो दिस वाज द लेसन। सो ये लेसन था और इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है। और जो आपके पास स्क्रीन पे चीज़ें फ्लैश हो रही हैं वो एक तरह से कुछ पिक्चर्स हैं दैट आई हैव कलेक्टेड दम, और वो आपके लिए मैंने सेट किए हैं। आप उनका एंजॉय करें, उनसे चीज़ें गेट करें, आइडियाज़ गेट करें। और भी जितने सारे चैप्टर्स हैं वो सारे आपके पास 1 बाय 1 आएंगे और आप उनको एंजॉय करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आइकन बेल को प्रेस करते रहिए, लाइक डिसलाइक करते रहिए और कमेंट में मेरे को बताते रहिए कि व्हाट डू यू वांट मोर। सो थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स की, जो कि अशोक मित्रा ने लिखा है और वो तमिल राइटर हैं। 1940 के दौरान जब जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में सेटअप हुआ था, उसके फाउंडर एस वासन थे। तो उन दिनों की वो बात करता है और वो कैसे उन्होंने उनके साथ काम किया और उसका काम क्या रहा, और बहुत सारे करेक्टर्स के बारे में वो बताता है हमें। सो लेट मी बिगिन विद बिगनिंग। और सबसे पहले क्या है कि वो मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताता है हमें। ट्रक भर भर के वहाँ से आया करते थे मेकअप मटेरियल के, और जो जितने भी वहाँ पे प्लेयर्स या एक्टर्स काम करते थे उन सभी का मेकअप होता था। तो उसका ब्रांड नेम जो था उसका नाम था पैनकेक। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ दिस मटेरियल। मेकअप रूम कैसा दिखता था? वो हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था, एक नाई की दुकान की तरह लगता था, जैसे बाल काटने वाला एक कोई सैलून हो। बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे वहाँ पे, बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी। और वो लाइट्स जो थी वो इनकैंडेंसेंट लाइट्स शब्द यूज़ किया गया, मतलब गर्म रोशनी वाले लैंप थे लटके हुए होते थे वहाँ पे, जो एक्टर और एक्ट्रेसेस के फेस पे पड़ते थे। और मेकअप करवाना एक टेरिबल काम था एक तरह से, उनको बड़ी गर्मी झेलनी पड़ती थी। तो राइटर बिलीव करता है कि जो मेकअप गैंग था वो किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को हिडियस मॉन्स्टर बना सकता था। यानी आपने रामलीला में देखा होगा जो वो राक्षस का रोल करते हैं, उसमें वो देखने में तो कॉमन मैन ही है, लेकिन वो उनको उनका मेकअप ऐसा किया जाता है या उनको फेस ऐसा दिया जाता है कि वो डरावने लगते हैं। सो वैसे ही जो मेकअप डिपार्टमेंट वाले लोग थे उनका ये काम था। और परहैप्स वो ऐसा करते थे ताकि वो मूवी में प्रेजेंटेबल हो सकें, यानी दिख सकें, अच्छे दिख सकें, चाहे उसको अच्छा दिखाना था चाहे बुरा दिखाना था। जो मेकअप गैंग था पूरा का पूरा वो यही काम करता था। मेकअप डिपार्टमेंट पहले महाराष्ट्रियन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज हेडेड बाय महाराष्ट्रियंस। और भी डिफरेंट स्टेट से, कम्युनिटी से लोग आते रहे। ये एग्जाम्पल है एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन का कि डिफरेंट स्टेट से उसको हेड करते रहे हैं लोग।
एक सीनियरिटी फॉलो की जाती थी, स्ट्रिक्ट ऑर्डर था सीनियरिटी का, उसको फॉलो किया जाता था मेकअप डिपार्टमेंट में, कि जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है वो सीनियर एक्टर और एक्ट्रेसेस का मेकअप करेगा, और जूनियर थे दे डील्ड विद द जूनियर प्लेयर्स इन द सेम ऑर्डर। जितने भी प्लेयर्स थे जो क्राउड में प्ले करते थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफिस बॉय की, कि वो एक बड़े से बर्तन में वो रंग घोला करता था अपना सारा, एंड ही यूज़ टू स्लैप ऑन देम, वो उन पे वैसे की वैसे वो लगा देता था। ऑफिस बॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वास्तव में कोई बॉय नहीं था, एक्चुअली वो 40 साल का हो चुका था जब उसने ज्वाइन किया था, तो वो बॉय था, सभी लोग उसको शायद बॉय बॉय कहते होंगे। तो वो मिक्स करता था एक बड़े से वेसल में, मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा पेंट, एंड ही यूज़ टू स्लैप इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स पे वो स्लैप किया करता था। बड़ा ही वो दुखी आदमी था बेचारा, फ्रस्ट्रेट था। क्यों फ्रस्ट्रेट था? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्टर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, टॉप स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट राइटर बनने के लिए, पोएट बनने के लिए, यानी ये आते हैं वहाँ पे ये सब बनने के लिए। कुछ उनमें से होते भी हैं, कुछ जैसे कुछ पोएट हैं तो उनको लगता है कि आगे जाके उनकी पोइट्री और भी आगे जाएगी, एक्टर्स हैं तो उनकी एक्टिंग या कॉमेडी और भी आगे जाएगी। सो इस होप में उसने ज्वाइन किया था, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाया बेचारा। वो उसका काम यहाँ पे आपा ने देखा है कि वो जो क्राउड प्लेयर्स है उनको क्या करता है, वो उनको मतलब उनका मेकअप करता है वो। और हमें बताते हैं कि कैसे जो नंबर 2 पे थे जेमिनी स्टूडियो में, जैसे पहले तो बॉस हो गए, दूसरा जो नाम है वो है कोठामंगलम सुब्बू। तो कोठामंगलम सुब्बू जो है वो क्या है, उन्होंने भी जो स्टूडियो ज्वाइन किया था वो बड़ी पैटी पोजीशन में ज्वाइन किया था, मतलब अच्छी पोजीशन नहीं थी उसकी, लेकिन उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद, डिफ़िकल्टीज़ के बाद उसको अच्छे से स्टैंड करना आ गया। उसके बहुत सारे विर्चूज़ हैं, बहुत क्वालिटीज़ हैं उसमें, और वो इसलिए उसने बॉस से नेक्स्ट पोजीशन बना ली अपनी। और वो हर एक जो स्टूडियो का इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसमें उसको बुलाया जाता है, बिकॉज ही इज़ एट द नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियो। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है सुब्बू पे, तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। और क्या हैं देखिए, अगर हम उसकी क्वालिटीज़ सुब्बू की बात करें तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो हमेशा एक तो चीयरफुल दिखता है, खुश दिखता है। खुश दिखने से क्या है कि उसकी बहुत सारी समस्याएं शायद सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा, वो मास्टर के प्रति बड़ा लॉयल है, ही इज़ वेरी लॉयल टू हिज मास्टर, एंड वो टेलर मेड लगता है फिल्म्स के लिए। जैसे कई लोगों को आप देखते हैं उनकी फेस से, बॉडी एक्सप्रेशन से आपको लगता होगा कि क्या बात है, ये तो वास्तव में समबडी इज़ मेड फॉर दैट। तो कई लोग टेलर मेड होते हैं कई कामों के लिए। देन और क्या हुआ, उसके पास जो मोस्ट चीज़ों का, डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सॉल्यूशन है, ये भी उसकी ख़ास बात है। ही हैड ए सॉल्यूशन फॉर इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग द गोल्डन डेज ऑफ जेमिनी स्टूडियो के दौरान वो इम्पोर्टेंट पर्सन भी रहे शायद सबसे ज़्यादा। और नेक्स्ट बात है कि राइटिंग में भी उसका बड़ा हाथ है, बड़ी अच्छी पोइट्री लिखता है वो, और वो मासेस के लिए लिखता है, यानी पूरी जनता के लिए लिखता है, जानबूझ के वो चूज़ करता है क्योंकि वो ज़्यादा मासेस को अपील करेगी। अमेजिंग एक्टर है वो, कई बार उसको मेन रोल नहीं मिलते हैं, लेकिन वट एवर रोल ही इज़ गिवन ही परफॉर्म्स बेटर देन द सो कॉल्ड मेन प्लेयर्स। और जो उसको रोल दिए जाते हैं वो और भी ज़्यादा बेटर प्ले करता है वो औरों से। वो क्या करता है, जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं उनसे इतना ज़्यादा बेटर प्ले करता है कि कई बार सिर्फ वो रोल याद रह जाता है, पूरी फिल्म याद नहीं रहती लोगों को। और वो लिबरल है, किसी को भी इंटरटेन करने में वो बड़ा फ्री माइंड है, और उसका जेन्युइन लव है लोगों के प्रति। वो हमेशा जेन्युइनली लोगों से प्यार करता है और उनकी हेल्प करता है। दैट्स वाई सब लोग उसको पसंद करते हैं। बट इवन देन, ये सब होने के बावजूद भी उसके दुश्मन हैं। जैसे अच्छे लोगों के दुश्मन होते हैं, आप कितना अच्छा करते रहिए फिर भी लोग कह देंगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऑल दिस थिंग्स। तो लिबरल पर्सन होने के बाद भी उसके क्या हैं, बहुत सारे एनिमीज़ हैं, और उनमें से एक एनिमी उसका है ऑफिस बॉय, जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में है, और वो सुब्बू को रिस्पॉन्सिबल मानता है बहुत सारी उसकी वोज़ के लिए, दिक्कतों के लिए, मुश्किलों के लिए, और हमेशा उसके बारे में बुरा सोचता है वो। और बहुत सारे लोग हैं, सुब्बू को स्टोरी डिपार्टमेंट में इनरोल रखा गया है, वहाँ पे लॉयर भी हैं जिसको सभी लोग है तो वो लीगल एडवाइज़र, उसको सभी इलीगल एडवाइज़र कहते हैं।
एक बार उसने क्या किया कि एक नई हीरोइन आई थी तो वो गुस्सा हो गई सेट पे, उसने बहुत कुछ कहा तो उसने क्या किया, जो रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया, बाद में उसको सुनाया गया तो उसका कैरियर शुरू होने से पहले एंड हो गया। इस तरह की बातें भी वहाँ पे होती रहती हैं। वो वास्तव में स्पॉइल स्पोर्ट है, वो जितनी भी आप कहेंगे रंग में भंग डालने वाला ही, इज़ वेट ब्लैंकेट एवरीवेयर। और जबकि हर एक कोई स्टूडियो में खादी धोती पहनता है, खादी शर्ट पहनता है, जो लॉयर है वो पैंट पहनता है और टाई पहनता है, समटाइम वो कोट भी पहनता है जो कोट ऑफ आर्म्स की तरह लगता है, मतलब कवच की तरह लगता है। अपने आप को बताता है राइटर कि मैं क्या करता हूँ सारा दिन। वो कहता है कि एक मेरे को मतलब कॉनिकल ऑफिस सा दे दिया गया था, उसमें मैं सारा दिन बैठा रहता था। मेरा काम था न्यूज़पेपर कटिंग्स को कलेक्ट करना, उनको फाइल्स में स्टोर करना, और हर एक कोई स्टूडियो में यही सोचता था कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सारा दिन इधर उधर बस मैं चला गया, अखबार उठा लाया, उनकी कटिंग्स मैंने ऐसा मतलब फाइल्स में पेस्ट कर ली, ऐसा चलता रहता था। एवरीबॉडी जस्ट थॉट मी गुड फॉर नथिंग, कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जेमिनी स्टूडियो में क्या है, एक बहुत अच्छा मेस है, यहाँ पे सारा दिन अच्छी कॉफ़ी मिलती है और डे एंड नाइट यही काम है, इंटरटेनमेंट है बहुत सारा स्टाफ के लिए। बहुत सारे लोग खादी पहनते हैं, गांधी जी को वर्शिप करते हैं, लेकिन उनको एक टर्म से घृणा है, दैट इज़ कम्युनिज़म। तो ये सारी चीज़ें चलने के बाद राइटर बताता है कि जिन दिनों जेमिनी स्टूडियो में कुछ ज़्यादा काम नहीं था, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी, तो उन दिनों एक और जो कंपनी आई, MRA कंपनी आई, जिसको मतलब जो पूरा का पूरा स्टूडियो था वो मतलब उस पर दे दिया गया एक तरह से, क्या कहूँगा मैं, ठेका टाइप पे, ताकि वो अपने प्ले वहाँ पे दिखा सकें। तो उन्होंने बहुत सारे प्ले दिखाए। 1952 की बात है ये। वो उनके जो प्लेयर्स थे वो लगभग 200 के करीब थे। उन्होंने 2 प्ले दिखाए, बहुत सारे शोज़ उनके चले, और जितने भी जेमिनी स्टूडियो के बाकी भी मेंबर्स थे उन्होंने भी सारे के सारे प्ले देखे। उसमें से जोनाथन वैली और इस तरह के मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी के प्ले थे, और सारे के सारे लोग बड़े इम्प्रेस हुए उनसे, और लोगों ने बहुत टाइम तक उनका जो स्टाइल था वो कॉपी किया। फिर राइटर बताता है कि एक बार जेमिनी स्टूडियो में एक पोएट आए, कोई नहीं जानता था कि वो पोएट कौन है, बॉस तक को भी पता नहीं था। बॉस आए, कुछ शब्द उनके बारे में बोले, वो वेलकम बोल के उनके बारे में चले गए। उन्होंने अपनी कुछ कविताएं पढ़ी, जो वहाँ पे आए थे, राइटर या पोएट, दोनों शब्द इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। राइटर हमें डिस्क्राइब करता है, एक पोएट आया, सोचिए इंग्लिश पोएट, तो वो स्टीफन स्पेंडर है वास्तव में। स्टीफन स्पेंडर की शायद दूसरी पोएम प्रेस्क्राइब है +2 में, एन एलिमेंट्री इसका स्लम क्लासरूम वाली जो पोएम है, शायद वो प्रेस्क्राइब्ड है। देन तो वो बहुत सारी उसने अपनी कविताएं सुनाई, या इंग्लिश में वो कुछ शब्द बोले, किसी को समझ नहीं आया, सब लोग बड़े हैरान थे, सभी लोगों के लिए ये मिस्ट्री थी कि ये कौन आया है, ये क्या कह रहा है, ऑल दीज थिंग्स। बस सभी लोगों ने चुपचाप सुन लिया। लेकिन राइटर बताता है बाद में कि जब उन्होंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था, वो एक स्टॉल पे कुछ किताबें खरीद रहे थे, और बाद में उनको पता लगा कि वो पर्सन जो है वो वास्तव में स्टीफन स्पेंडर थे, और स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट थे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें वो बताता है। एंड ही डील्ड ऑल दीज कैरेक्टर्स विद हिज टंग इन चीक, मतलब हास्यास्पद भाव में ये सारी बातें वो बताता है। सो दिस इज़ द योर लेसन पोएट एंड पैनकेक्स। मैंने इसका बड़ा क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया मैंने, आप उसका एंजॉय करें। इसके जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, खुद रीड आउट कर सकते हैं। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे वो कहाँ से हैं और उनके क्या क्या बेटर आंसर्स हो सकते हैं। मैं आपके लिए 2-4 पढ़ूँगा कि जैसे व्हाट वाज द पैनकेक एंड व्हाट वाज इट मेड फॉर, कि पैनकेक क्या होता है, किसके लिए होता है। वो तो सिंपल सी बात है कि वो पैनकेक ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का, और वो किसके लिए यूज़ किया जाता था, मेकअप के लिए। और मेकअप जो रूम था वो कैसा लगता था जेमिनी स्टूडियो का, उसमें बहुत सारे मिरर्स थे, हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था वो, और इनकैंडेसेंट लाइट्स थी उसमें। नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट ऑथर रेफर्स टू इन द मेकअप डिपार्टमेंट में कौन कौन से हैं।
तो वो बताता है कि वहाँ पे बहुत सारे वर्क काम करते थे लोग, हेड करते थे मेकअप डिपार्टमेंट को। वो कहाँ कहाँ से थे, महाराष्ट्रियन थे वो, कन्नड़ा थे, आंध्रेटीज़ थे वो, इंडियन क्रिश्चियन भी रहे हैं, एंग्लो बर्मीज़ भी रहे हैं, लोकल तमिल्स भी रहे हैं, अगर हम सारों की बात करें तो। दूसरी बात है कि जो हु डिड द मेकअप ऑफ डिफरेंट एक्टर्स, तो जो सीनियर थे वो सीनियर लोगों का मेकअप करते थे, जो जूनियर थे वो जूनियर लोगों का मेकअप करते थे। वर्क क्या था ऑफिस बॉय का? ऑफिस बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो क्या करता था, जितने भी भीड़ में लोग थे उनका मेकअप करता था वो। सुब्बू कौन था? वो मेकअप डिपार्टमेंट में था। फिर भी सुब्बू के एनिमी थे। मैंने सुब्बू पे काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी रनिंग में बता दी है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। एमआर के बारे में बता सकते हैं कि मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, वो आई थी और उन्होंने बहुत सारे जो प्लेज़ हैं वो दिखाए, और बहुत लंबे टाइम तक वो सारे के सारे प्ले चले। और जो पोएट की, इंग्लिश पोएट की मिस्ट्री कैसे अनएक्सप्लेन्ड रही, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि वो कौन बंदा है, और उनको लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये सारी की सारी बातें। वेन एवर ही वॉज रीडिंग समथिंग एल्स और ही वॉज सेइंग समथिंग एल्स, तो वो चुप करके बस सभी लोग सुनते रहे और सभी लोग वहाँ से चले गए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स। और किसी भी तरह की आपको ट्रबल है इस लेसन में तो आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ यू ऑल। आज की जो स्टोरी है वो है द रेड ट्रैप। फोर्थ जो लेसन है, फोर्थ स्टोरी है, दैट इज़ रिटन बाय सलमा लैगरलॉफ। और ये एक दिस इज़ ए फिलोसफिकल स्टोरी अबाउट ए पुअर रेड ट्रैप। एक पुअर रेड ट्रैप सेलर के बारे में है जो सलमा लैगरलॉफ ने लिखी है। इन विच रेड ट्रैप सेलर गिव्स हिज फिलोसफी। रेड ट्रैप सेलर अपनी फिलोसफी बताता है। टेक्स्ट की लाइन्स हैं, This world is a big rat trap and we all are rats, and the world offers us a bait as a temptation and we are trapped. Some have been trapped and some are circling around it. कि ये पूरा वर्ल्ड वो बताता है कि एक चूहेदानी की तरह है। कड़क्का कहूँगा मैं उसको, जो चूहे पकड़ने वाला होता है, तो वैसा है पूरा वर्ल्ड। और हम सब लोग रैट्स हैं, चूहे हैं। कुछ पकड़े जा चुके हैं, कुछ को टेम्पटेशंस मिल रही है, कुछ टेम्प्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी और वो ट्रैप्ड हो चुके हैं, और कुछ उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसी उसकी फ़िलासफ़ी है उस रेड ट्रैप सेलर की। तो आप देखते हैं कि ये सलमा लैगरलॉफ ने क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। कुछ टेक्स्ट की लाइनें, कुछ समरी मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा है जो क्या करता है, इधर उधर से तारें इकट्ठी करता है और उनके कड़क्के बनाता है और फिर उनको बेचता है। उसका जो बिज़नेस है वो कोई प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है, बट कई बार वो क्या करता है, थिवरी भी कमिट करता है, यानी चोरी भी कर लेता है इधर उधर से। और वो एक ट्रैम्प की तरह है, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, और उसकी लाइफ बड़ी सैड है। वो सोचता है कि पूरी दुनिया, मैंने आपको बताया कि एक बड़ा बिग रेड ट्रैप है और कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं उसमें, रेड ट्रैप हो चुके हैं, कुछ लोग उसके चारों ओर सर्कल अराउंड कर रहे हैं। ऐसा कुछ वो सोचता रहता है सारा दिन और अपने कड़क्के बेचने के लिए इधर उधर घूमता रहता है वो। एक डार्क इवनिंग क्या हुआ, उसने एक लॉनली ओल्ड मैन के घर में शेल्टर ली, और उसकी लिटिल कोटेज है रोड साइड के पास, और उस बंदे ने उसको बड़ा जनरसली सर्व किया, मतलब बड़े अच्छे तरीके से उसको आश्रय दिया, उसके साथ ताश खेली, उसके साथ बैठ के पॉरिज खाया, और फिर उसने उसको बताया कि जो उसके पास गाय है, वो बहुत अच्छा मतलब किस्म की गाय है, अच्छी किस्म की गाय, और वो बहुत बढ़िया दूध देती है। उसका दूध और क्रीम बेच के वो क्या करता है, पैसे कमाता है। और उसने 30 क्रोनस कमाए हैं। उसने पास से लेदर पाउच उठाया और उठा के उसको दिखाने की भी कोशिश की कि उसको कहीं विश्वास ना होता। तो वास्तव में उसने क्या किया कि तो उसने उसको दिखाए वो कि ये देखो वास्तव में मैंने ये कमाए हैं, और वो खेले, फिर सो गए, और उसके बाद सुबह दोनों अपने अपने काम पे चले गए। लेकिन हुआ क्या, जब दोनों काम पे चले गए, आफ्टर हाफ एन आवर वही बंदा वापस आया वहाँ से, जो रेड ट्रैप सेलर था।
उसने वो विंडो पैन था जो, उस पर मुक्का मार के उसको तोड़ा और वहाँ से 30 क्रोनर लिए और भाग गया वहाँ से। तो अब उसने चोरी की है तो ही टुक ए जिग जैग वे, उसने जिग जैग वे लिया और वो जंगल में आगे चला गया। जंगल का रास्ता भी बड़ा जिग जैग था और उसने मेन रोड से जाने की बजाय, क्योंकि उसने चोरी की थी, उसको लगा कि उसको कोई पकड़ ना ले, तो उसने वहाँ से क्या किया, जिग जैग वे लिया, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लिया। आगे जाके वो क्या हुआ, रास्ता भूल गया और वो जंगल में खो गया। अब अंधेरी रात थी, दिसंबर का महीना है, तो ही कुड नॉट फाइंड द वे एनीवेयर एल्स। तो फिर उसको याद आया कि अगर ये मैंने चोरी ना किए होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। नव ही वॉज फीलिंग दैट ही हैज़ बीन ट्रैप्ड। अब उसको लग रहा था कि जैसे हमें टेम्पटेशंस मिलती है ट्रैप होने के लिए, तो अब उसको भी मतलब उसी लालच के कारण, क्योंकि उसने लालचवंश वो 30 क्रोनर्स चुराए थे और उसी लालच को वो बताता है कि एज ए बेट के तौर पे वो 30 क्रोनर्स रहे और मतलब वो कॉट हो गया और ट्रैप्ड ही वाज फीलिंग। तो थक हार के वो ज़मीन पे बैठ गया जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला। तो फिर उसको थंपिंग की साउंड आई भी, जैसे एनविल पे हथौड़े से बार बार वार किए जा रहे हों ज़ोर ज़ोर से। तो उसको लगा कि आसपास कहीं थंपिंग की वॉइस आ रही है, तो उस तरफ उसने क्या किया, चलना शुरू किया। तो जब वहाँ पे वो पहुँचा तो वो क्या था, रेमस जो आयरन वर्क्स है, इट वाज ए फॉर्जरी ऑफ रेमस जो आयरन वर्क्स। तो वो एक भट्टी है, यहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है और उसके डिफरेंट जो चीज़ें उससे बनाई जाती हैं। मास्टर स्मिथ ने उसको मतलब कंसेंट दी कि चलो ठीक है। उसने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, उसकी तरफ देखा और एक तरह से वो कंसेंट ही थी कि उसने कहा कि वो आ जाए वहाँ पे। ही वॉज इन वेट रैग्स और लॉन्ग बियर्ड थी उसकी, जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा था। सिंपल सी बात है, वहाँ बहुत गर्मी होएगी उस फॉर्जरी के अंदर, क्योंकि लोहा पिघलाया जा रहा है, तो उसको भी पसीना आ रहा था, हालांकि सर्दियों का मौसम था। तो वो वहाँ पे रेड ट्रैप सेलर ने क्या किया, पास ही बस वो उसने तो अपनी नाइट गुजारनी थी और चुपचाप वो एक तरह से सो गया, हैट को अपने फेस पे रख के। तो इन बिटवीन व्हाट हैपेंड, जो आयरन मास्टर थे वो वहाँ पे नाइटली इंस्पेक्शन के लिए आए। तो उनको यूँ लगा कि वो उसके ओल्ड कलीग हैं, तो ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस हैं उसके, उसको लगा। तो वो बोले कि जी आप कैप्टन वॉन स्टेहले हैं, मेरे को लगा। आयरन मास्टर को लगा कि वो उसके ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस हैं और उसको लगा कि वो कैप्टन वॉन स्टेहले हैं। ही सेड इन सरप्राइज दैट यू आर कैप्टन वॉन स्टेहले। तो वो क्या है, मतलब कोई आंसर नहीं देता उसके बदले में। वो जो ट्रैम्प था, मतलब दैट रेड ट्रैप सेलर, ही वॉज फीलिंग एम्ब्रेस्ड एंड ही रिफ्यूज्ड फर्मली। कहता नहीं जी, मैं इस तरह का कोई बंदा नहीं हूँ, प्लीज़ लेट मी हैव रेस्ट एंड लेट मी स्लीप। तो उसने उसको कहा यार कोई बात नहीं, कई बार बंदे पे बुरे दिन आ जाते हैं, आप मेरे साथ चलो। फिर भी वो नहीं माना, तो फिर वो चला गया घर, जो आयरन मास्टर था। बट आफ्टर हाफ एन आवर फॉर्जरी के डोर पे तो वो उसको लेने आई है, एक टोंगा लेके भी आई है, वो कैरेज लेके भी आई है और उसके साथ एक नौकर भी आया, एक बढ़िया कोट भी लेके आए उसके लिए। और उसने आके रिक्वेस्ट की कि देखो ऐसे है, मेरे फादर ने आपको लाने के लिए भेजा है, आप बड़ी बुरी कंडीशन में मेरे को पता लगा है, प्लीज़ ट्राई टू कम विद अस, आप हमारे साथ चलो। तो वो लड़की इतने प्यार से बोली उस आयरन मास्टर क्या, उस बंदे से जो रेड ट्रैप सेलर है। एंड शी वाज दो शी वाज नॉट सो प्रेटी, बट शी वाज वेरी हम्बल एंड शी वाज एबल टू विन द पेडलर्स कॉन्फिडेंस। उसने उसका कॉन्फिडेंस भी जीता। और वो कहती भी ऐसे है, क्रिसमस ईव है, आप क्रिसमस के टाइम हमारे घर आओ, जब भी आपको लगे आप वापस चले जाना, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम आपको रोकेंगे नहीं, बस आप आओ, आप रुको, खाना खाओ और जब आपका दिल करे आप वापस भी जा सकते हैं। सो उसको लगा कि ये कोई बिगर थिंग नहीं है और मुझे जाना चाहिए इसके साथ। सो पेडलर उसके साथ चला गया, उसने फ़र कोट लिया और कैरिज में वो हैप्पीली उसके साथ चला गया। पेडलर ने वहाँ उसके घर में नाइट बिताई। मॉर्निंग में उसको नहलाया गया, उसके हेयर कट किए गए, शेविंग करवाई गई। आयरन मास्टर ने अपने उसको कपड़े दिए पहनने के लिए, तो वो भी उसको मिले। तो जब ब्रॉड डे लाइट में आयरन मास्टर ने उसको देखा, शेव के बाद, कटिंग के बाद, अच्छे कपड़े पहनने के बाद,
He realized his mistake, that man was not one of his old acquaintances. He at once ordered him to get out of his house. बाद में उसको पता लगा कि ये वो बंदा तो नहीं है जो मैं सोच रहा था, ये तो मेरा कोई ओल्ड कलीग नहीं है। उसको गलती होगी इस बात की। लेकिन यंग गर्ल ने बड़ा प्लीडेड किया कि डैडी आप ऐसे मत करो, आप पहले तो मेरे को भेजते हो कि आप अंकल को लेके आएँ, अब आप कहते हो कि इसको जाओ, ये तो कोई बात नहीं है, क्रिसमस की ईव है, हम ऐसा नहीं कर सकते इसके साथ। और इसमें पेडलर की कोई गलती भी नहीं है, वो आना भी नहीं चाहता था, आपके कहने से तो बिल्कुल भी नहीं आया, वो तो यूँ लगा लो कि मेरे कहने से आया। तो प्लीज़ आप क्या करें, आप उसको मतलब यहाँ रुकने दें फॉर सम ऑफ द टाइम्स। तो फादर को भी लगा अभी अब और कोई हल नहीं है मेरे पास, लेकिन उसने फिर से इंटरफेरेंस किया उस लड़की ने कि ऐसा नहीं, अभी आया है तो खाना खा के जाएगा। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, जितनी भी फेस्टिविटीज़ वहाँ पे मनाई, उसने हल्का फुल्का भाग लिया, उसने खाना खाया, वो सोया, वो ऐसे सोया कि जैसे बहुत टाइम से वो सोया ही नहीं था। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, फादर और डॉटर दोनों चर्च में गए और चर्च में जाके उन्होंने मतलब जीसस से प्रे की फॉर द वेल बींग्स। और वहाँ पे चर्च में अनाउंसमेंट हुई कि एक पेडलर है, एक रेट्रप सेलर है जो कड़के बेचता है, उसने जो रोड साइड पे एक क्रॉफ्टर की झोंपड़ी है, हट है, वहाँ से 30 क्रोनर चुरा ली। अगर किसी ने देखा हो तो बताओ। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाना चाहिए। तो अब वो बड़े परेशान हो गए दोनों कि ये क्या हो गया है। दोनों जल्दी जल्दी वो घर पहुँचे और घर जाके उनके नौकर ने उनको बताया कि जो रेट्रैप सेलर है ही हैज़ ऑलरेडी गॉन, कि वो जा चुका है। और जाते जाते एक छोटा सा लेटर और एक रेट्रैप हमारे लिए गिफ्ट करके गया, और उसमें 3 नोट हैं 30 क्रोनर्स के, तुड़े मुड़े। तो जब उन्होंने देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि देखो ऐसे है, ये मैंने रोड साइड जो मतलब पर्सन है क्रॉफ्टर, ये मैंने उसके झोंपड़ी से चुराए थे, आप उसको वापस दे देना। और आप मेरे प्रति इतना अच्छा बन के रहे कि मेरे को वास्तव में आपने कैप्टन फील करवाया, मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और ये रेट्रैप सेलर गिफ्ट है ये छोटी लड़के के लिए। और नीचे उसने लिखा कि कैप्टन वॉन स्टेहले, आपने मेरे को कैप्टन फील करवाया, सो दैट्स वाई थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, ही सेज। और ये वो लेसन था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। इसका एक कैप्सूल आंसर मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज मैं इंटरव्यू चैप्टर के बारे में बात करूंगा, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में, जो कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। सो जो उसका पहला पार्ट है उसमें इंटरव्यूज़ के बारे में डिफरेंट जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस किए गए हैं। कई लोग उसको पनिशेबल क्राइम कहते हैं, कई लोग उसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, कई लोग उसको कहते हैं कि ये एन एक्सट्रीमली यूज़फुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, कि वास्तव में जो सबसे अत्यंत उपयोगी माध्यम है किसी के बारे में कुछ भी जानने का, और ये हमारे जो माइंड पे विविड इम्प्रेशन छोड़ता है उस पर्सनालिटी के बारे में जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो आप देखेंगे 130 सालों से इंटरव्यू लिया जा रहा है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट विचार हैं। कई लोग तो इसका शिकार हो जाते हैं, वास्तव में उनको समझ नहीं आता, उसको घृणा महसूस करते हैं। कई लोगों को लगता है कि मतलब उन्होंने अपना कोई एक हिस्सा खो दिया है। और वी.एस. नॉयपॉल कहते हैं कि कुछ लोग तो इंटरव्यू से अपने आप को घायल महसूस करते हैं। लेविस कैरोल, जिन्होंने एलिस इन द वंडरलैंड कहा है, लिखा तो है, उसने मतलब कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया और उसको बड़ा डर लगा, बड़ा फियर था उसको इंटरव्यू देने से। और बहुत सारे लोग हैं, मेरे कहने का मतलब कि जो इंटरव्यू देने से इनकार ही कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये उनकी लाइफ में एक तरह से इंट्रूजन है, अतिक्रमण है, इंटरव्यू देने से उनको बड़ा कष्ट होता है। लेकिन आज अगर हम देखें तो अगर हम किसी के बारे में कोई चीज़ जानना चाहते हैं
तो इंटरव्यू इज़ द ओनली पार्ट, इंटरव्यू ही ओनली पार्ट है जिससे हम लोगों के बारे में गेट कर सकते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो इंटरव्यू है वो ऐसा लगता है कि जैसे आपके गले पे किसी ने अंगूठा रख रखा हो, मैं क्या कहूँगा, थंब ऑन द विंड पाइप। तो इस तरह की अलग अलग लोगों के विचार हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है, जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं, सॉरी नॉट मार्लो, वो अलग राइटर हैं। तो फिर भी वो मोस्ट एक्सट्रीमली यूज़फुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है, राइटर ये कहता है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें राइटर बताता है कि कैसे एम्बर्टो इको हैं, मुकंद पद्मनाभन ने उनका इंटरव्यू लिया है, उनके बारे में बात करता है और उसकी बात करेंगे आपका जो दूसरा पार्ट है। तो इको कहता है कि जब उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि मतलब आप नॉवेल्स कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो एम्बर्टो इको कहते हैं कि उनके कुछ फ़िलासफ़िकल इंटरेस्ट हैं, वो उनको परस्यू करते हैं और अपने जितना भी एकेडमिक काम है उनका चलता रहता है, शैक्षणिक का, शिक्षा का काम चलता रहता है। वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो उनको परस्यू करते हैं और उनकी बुक्स वो नॉन वायलेंस के बारे में, पीस के बारे में, जो कि उसकी फ़िलासफ़ी का पार्ट है। और ये काम करते करते कहता उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। इंटरस्टाइसिस शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। इंटरस्टाइसिस होते हैं जो डिफरेंट मतलब हमारे फ्री टाइम्स होते हैं, मैं कहूँगा भी जब हमें फ्री टाइम मिलता है कहीं भी किसी भी तरह से, तो वो इंटरस्टाइसिस है, एम्प्टी स्पेसेस हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने कोई सुबह काम किया, उसके बाद हमारे पास 2 घंटे खाली हैं, हमने खाना खाया तो हमारे पास 1 घंटा खाली है, तो हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में मतलब हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, फ्री हैं, somebody is driving, तो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरस्टाइसिस अकॉर्डिंग टू हिम। वो खाली स्पेसेस से कहता तब मैं काम करता हूँ। आइदर ही राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, या वो संडे के दौरान नॉवल लिखते हैं, लोग उसको संडे नॉवलिस्ट भी कहते हैं। और एम्प्टी स्पेसेस के कारण वो कहता है कि वो अपने एम्प्टी स्पेसेस को यूज़ करते हैं। यूनिवर्स में भी, हमारी लाइफ में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो इसलिए वो टाइम निकाल पाते हैं, एम्बर्टो इको कहते हैं। फिर वो बताते हैं कि 22 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था, नैरेटिव स्टाइल सीखा था। वो कैसे, क्योंकि उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस लिखी थी, रिसर्च वर्क लिखा था, तो वो नैरेटिव एस्पेक्ट आज उनके एसेज में भी हैं, नॉवेल्स में भी हैं। बहुत लेट उन्होंने लिखना शुरू किया जो नॉवेल्स हैं, जैसे 50 साल की उम्र में उन्होंने जो नॉवेल्स हैं वो लिखने शुरू किए। और बहुत सारे लोग इको को नॉवलिस्ट के तौर पे जानते हैं। इको कहते हैं कि लेकिन उनको मैं बता दूं कि मैं एक शिक्षाविद हूँ, मेरा काम टीचिंग है, मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता है, जैसे इंटरस्टाइसिस की इसने बात की और संडेज़ की बात की या फ्री टाइम की बात की, छुट्टियों की बात की, तब वो नॉवल लिखते हैं। और बहुत सारे लोग उनको मानते हैं कि वो नॉवलिस्ट हैं, लेकिन वास्तव में वो जो एकेडमिक कम्युनिटी हैं उससे रिलेटेड है। वो इको का नॉवल है नेम ऑफ द रोज़, जो उन्होंने इस एज में लिखा, उसकी लगभग 10 से 15 मिलियन कॉपी बिकी। इसके बारे में जो मुकंद हैं वो पूछते हैं कि क्या इसके राज रहे या किस कारण ये ज़्यादा बिक पाई। तो वो बताते हैं कि ये एक मिस्ट्री है जी, मेरे को भी नहीं पता। मेरे को तो पहली बार पता लगा है कि लोगों को डिटेक्टिव स्टोरीज़ पसंद हैं, जो मेटाफिज़िक्स के साथ मतलब रहस्यवाद के साथ, थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र के साथ, और मिडिवल हिस्ट्री के साथ अटैच्ड हैं। और इतनी डिफ़िकल्ट रीडिंग उनको कैसे पसंद है, कहता मेरे को तो खुद भी समझ नहीं आता ये सारी चीज़ें। मेरे को तो लगता था कि लोग ट्रैश पसंद करते हैं, लेकिन इसको मतलब इसकी इतनी कॉपियाँ बिकने के बाद मेरे को लगा कि लोग ट्रैश पसंद नहीं करते हैं वास्तव में। दे रियली लाइक समथिंग एल्स दैट इज़ वेरी सीरियस। और फिर वो और बताता है कि जो नेम ऑफ द रोज़ है, हमें भी बाद में मतलब आप टेक्स्ट पढ़ के पता लगता है कि वो फेमस है और सीरियस नावल है, डिटेक्टिव नावल है। और फिर वो जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स तो हैं जो वो क्या कहते हैं कि इतनी सीरियस चीज़ें कोई सुनेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो बड़ा ही मतलब फेमस हुआ। और एम्बर्टो इको इन सब चीज़ों को मिस्ट्री बताते हैं कि दिस इज़ मियर मिस्ट्री एंड ये मेरा लक भी कह सकते हैं आप। तो उनसे ये भी पूछा जाता है कि अगर ये पहले लिखा जाता तो परहैप्स, वो कहते हैं पहले भी हो सकता था इसी तरह कि इसके रिजल्ट्स आते। तो
बहुत सारे नॉवेल्स हैं वो बताते हैं कि मिडीवल पास्ट के लिए लिखे गए हैं, हम्बर्टो इको से पहले भी, लेकिन जो नेम ऑफ द रोज़ है वो फेमस हुआ इसके मिडीवल एस्पेक्ट के कारण, इसके मध्यकालीन जो तत्व हैं उसके कारण। और कंक्लूज़न में हम कह सकते हैं कि जो इको है वो जो सक्सेस है बुक की, उसको एक मिस्ट्री लगती है, उसको एक रहस्य लगता है भी ये कैसे हो गया सारा कुछ। तो ये 2 पार्ट्स थे इंटरव्यू के। पहले पार्ट में इंटरव्यू के बारे में जो डिफरेंट लोगों के विचार थे उनको डिस्कस किया क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। सेकंड पार्ट में जो हमारे मुकुंद पद्मनाभन है उन्होंने अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया। अम्बर्टो इको जो कि मैं आपको बता चुका हूँ एक एकेडमिशियन है, एकेडमिक से रिलेटेड है वो, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, और वो संडेज़ को नावल लिखते हैं या इंटरस्टाइसेस के दौरान, एम्प्टी स्पेसेस के दौरान नावल्स लिखते हैं। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना के डाल दिया है। इसके कुछ छोटे क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आप उनका आनंद ले पाएँ और उनको प्रिपेयर कर पाएँ। जैसे वेरियस व्यूज़ क्या हैं इंटरव्यू के बारे में, तो ये कुछ लोग कहते हैं कि ये हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रुथ है और ये सुप्रीमली यूज़फुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। कईयों को लगता है कि ये उनके लिए ट्रबल्ड थिंग है। और कब से इंटरव्यू लिया जा रहा है, 130 साल से इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि तब से ऐसा है। तो एक एक्सप्रेशन था, मैंने आपको बताया था कि थंब प्रिंट्स ऑन द विंड पाइप, थंब ऑन द विंड पाइप मैंने पहले बोल दिया वो शायद, थंब प्रिंट्स ऑन द विंड पाइप, इट मीन्स द फीलिंग ऑफ सफोकेशन एंड द डीप पेन। भी आपके गले पे कोई अंगूठा रख ले, जैसे कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते तो वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये किस तरह की बात हमसे पूछ ली गई है। तो इस तरह से मतलब है इसका एक्सप्रेशन, मीनिंग बन गया इस एक्सप्रेशन का, थंब प्रिंट्स ऑन द विंड पाइप। अम्बर्टो इको कौन है, तो वो अपने नॉवेल्स के बारे में क्या कहते हैं, तो अम्बर्टो इको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं। वो कब नॉवेल्स लिखते हैं, मैंने आपको बताया इंटरस्टाइसिस के दौरान या संडेज़ के दौरान। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ह्यूज सक्सेस के पीछे नेम ऑफ द रोज़ के क्या कारण हैं, क्योंकि उसकी 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ बिकी और वो इतना फेमस हुआ कि उसकी जो मतलब जो उसके बीच में इंटरवोवन स्टोरी है मेटाफिजिक्स की, इथिक्स की, मेडिवल हिस्ट्री की, या वो डिटेक्टिव स्टोरी है एक तरह से, तो वो लोगों को शायद पसंद आई, दैट्स वाई। तो वो एक मिस्ट्री है उसकी ह्यूज सक्सेस। देन और देखिए किसके बारे में, ये भी मैंने आपको शायद बता ही दिया पहले कि वो मेटाफिजिक्स के बारे में, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में एक डिटेक्टिव स्टोरी है। और क्या हो सकता है, एक लेविस कैरोल का जिक्र आया शायद, अगर मैंने उसको नहीं जिक्र किया उसका, कि लेविस कैरोल को हॉरर है इंटरव्यूज़ का कैसे, तो उसने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए हामी नहीं भरी और ऐसा लगता है कि वो बड़ा ही उसके लिए टेरिबल थिंग है और दैट्स वाई वो इंटरव्यू नहीं देते और उनको अफ्रेड होता है, उस चीज़ से डर लगता है। तो दैट्स वाई he is always afraid of giving interview. So thank you very much for listening and और किसी भी तरह की आपको ट्रबल लगती है then you can simply put the things in inbox, वो कमेंट बॉक्स में आप चीज़ें डाल दें। आप पहले वाले लेसन्स हैं उनकी भी मैंने एक हिंदी में समरी आपको प्रोवाइड करवाई, एक रेडी और क्विक समरी कि आप फिर से सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिफ़्रेश हो सकें। आप इनका एंजॉय करिए, आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और आइकन बॉक्स को, घंटी वाले बॉक्स को, बेल को दबाइए सॉरी, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि व्हाट इज़ स्पेशल। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज की जो स्टोरी है वो है गोइंग प्लेसेस। दैट इज़ अ सैड स्टोरी ऑफ यंग गर्ल नेम्ड सोफिया, रिटन बाय ए.आर. बर्टन। ए.आर. बर्टन ने लिखी है, एक सैड स्टोरी है एक यंग लड़की की जिसका नाम सोफ़ी है। वो ड्रीमी गर्ल है और उसके बारे में मैं आज सारी बातें आपको बताऊंगा सो दैट आप मेन आइडिया गेट कर पाएँ उस लेसन का। एक लड़की है जिसका नाम सोफ़ी है और जेंसी उसकी फ्रेंड है। वो दोनों स्कूल से वापस आ रही थी।
कुछ ही दिन बचे उनके स्कूल के, और स्कूल छोड़ने के बाद वो प्लान कर रही हैं कि वो क्या क्या करेंगे उसके बाद, उनके फ्यूचर प्लान्स को लेके दे आर टॉकिंग एंड दे आर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल। जॉन्सी जो है या जेंसी, वो बहुत ही सिंपल लड़की है, उसके कोई फॉल्स ड्रीम्स नहीं है, बेवजह वो ड्रीमी नहीं है, और उसको पता है कि उसने स्कूल के बाद क्या करना है। जब वो पास आउट हो जाएगी तो वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करेगी, और जो भी उसका फेट है उसके साथ वो कंटेंटेड है। लेकिन सोफ़ी उसके अपोजिट है, जो वैसी नहीं है। दे आर पोल्स अपार्ट सो फॉर एज देयर थिंकिंग इज़ कंसर्न। और वो गरीब फैमिली से भी बिलोंग करती है, लेकिन वो बड़ी एम्बिशियस है, वो बड़ी बड़ी बातें भी करती है। उन बड़ी बड़ी बातों के कारण ही सारी की सारी ट्रबल है सोफ़ी में। वो कहती है कि मैं अपनी स्कूलिंग के बाद एक नाइस बुटीक खरीद लूँगी, लेकिन सिंपल सी बात है कि उसके पास पैसे नहीं है, कोई सोर्स ऑफ मनी नहीं है। फिर वो कहती है मैं सीधा मैनेजर बन जाऊँगी। तो सिंपल सी बात है कि मैनेजर सीधा बन जाना नोट एन ईजी अफेयर, नोट ए कप ऑफ टी। तो या वो ड्रीम करती है कि वो एक्ट्रेस बन जाएगी, तो अब उसके पास कोई ऐसा एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं है। या वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाएगी। तो ऐसी वो बड़े बड़े सपने लेती है, वो करती कुछ भी नहीं है, वो हवाई किले बनाती रहती है, जिसके कारण उसकी ट्रबल्स बढ़ती हैं। ऐसी टीनेज टेंडेंसी होती है बहुत सारे लोगों की, जो टीनेजर्स हैं खास करके, उनकी ज़्यादा ट्रबल है ये। जेंसी क्या करती है, उसको वार्न भी करती है कि उसको फॉल्स ड्रीम नहीं पालने चाहिए, झूठे सपनों से बचने की बात करती है वो। लेकिन सोफ़ी नहीं सुनती, वो हर बार कोई ना कोई नई मनगढ़ंत स्टोरियाँ उसको सुनाती रहती है। सोफ़ी का जो घर है उसकी लुक बड़ी पुअर है। उसके घर में उसके फादर, उसके मदर, उसका छोटा भाई, उसका नाम डेरेक है, उसका बड़ा भाई उसका नाम जॉफ है, और जो उसके फादर है वो बड़े केयर फ्री पर्सन है। वो पब में जाते हैं, शराब पीते हैं, लेट आते हैं, कुछ प्रॉपरली कमाते नहीं हैं। वो जब घर में पहुंचती है वो एक पुरानी पाई टाइप ही वाज ट्राइंग टू गल्प, वो खाने की जद्दोजहद में है। हम उनके घर का सीन देखते हैं। उसकी मदर है वो बड़ी लुक वाइज पुअर है, या उसके घर में इधर उधर बर्तन पड़े हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है। दैट शोज़ कि जो उनके घर का लुक है वो बड़ा पुअर है। हाउस होल्ड वर्क करती है उसकी माँ जो है। तो जॉफ है वो, उसको 3 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। अब वो अप्रेंटिस मैकेनिक के तौर पे काम करता है। वो ठीक है, अपने काम से मतलब रखता है, बहुत कम बोलता है, वो रिज़र्व है, और वो किसी के साथ अपनी कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ भी शेयर नहीं करता। सोफ़ी को बड़ा फेथ है अपने ब्रदर में, और वो अपने बहुत सारे सो कॉल्ड सीक्रेट्स, मतलब तथाकथित सीक्रेट्स बताती है, हालांकि वो कोई सीक्रेट्स ही नहीं है, दे आर ओपन सीक्रेट्स फॉर ऑल। तो वो उसके साथ शेयर करती है। उसको पता है कि जो जॉफ है वो उसको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा। वो विश करती है कि काश उसे जॉफ अपने बाइक पे बिठा के घुमाने ले जाए और उसको बड़ा आनंद आए, लेकिन जॉफ ऐसा समझता है कि वो बहुत छोटी है, शी इज़ नॉट सो मैच्योर, सो दैट्स वाई उसको साथ नहीं लेके जाता। और उसके फादर भी ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं करते। लेकिन सोफ़ी है वो अपने आप को शो ऑफ करना चाहती है हर एक काम में। तो नेक्स्ट जो उसने काम किया वो मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन सोफ़ी ने क्या किया, अपना एक सीक्रेट शेयर किया जॉफ के साथ जब वो रूम में बैठी थी। वो कहती कि एक डैनी कैसे एक लीग प्लेयर है, आयरिश लीग प्लेयर है, तो कहती वो उसके साथ मिली थी, वो फेमस प्लेयर है, तो ये उसकी एक टीनेज अट्रैक्शन है उसके प्रति। तो वो कहती जी वो मेरे को मिला वहाँ पे, और वो विंडो के रॉयस विंडो के पास खड़ा था, और उसने उससे बहुत सारी बातें की, और बहुत सारी उसने अपने फ्यूचर प्लान्स उसको बताए, और उसने ये भी बताया कि वो आने वाले दिनों में एक दुकान खोलने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहता वो मेरे को पसंद करने लगा है, जो सोफ़ी है वो ऐसा कहती है। लेकिन जब ये सारी बातें वो बता रही थी सोफ़ी अपने भाई को, जॉफ को, बीच में उसके फादर ही आ गए, और सोफ़ी डर से काम भी जाती है कि ऐसा, मतलब जब उसके फादर बीच में आ गए तो उसके फादर डैनी से बड़े लाइटली बोलते हैं, और उसको डैनी के बारे में थोड़ा लाइटली बोलते हैं, और कहते हैं वो कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। और सोफ़ी कहती है कि नहीं, जो डैनी है वो बहुत अच्छा है, डैनी कैसे इज़ वेरी गुड प्लेयर। तो वो कहती है कि वो तो मेरे से मिला और उसने बताया कि वो शॉप भी ख़रीदने जा रहा है। तो उसके फादर कहते हैं, जो इसका टेक्स्ट की लाइनें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, कि वन ऑफ दीज डेज़ यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लॉट ऑफ ट्रबल्स,
कि ऐसी बातें कर कर के तुम खुद भी ट्रबल में पड़ोगी और किसी न किसी दिन हमें भी ट्रबल में डालोगे। तो सोफ़ी बाद में जॉफ को प्रॉमिस करती है कि देखो आप मेरे सीक्रेट किसी को मत बताया करें, हालांकि आपको भी पता है कि वो कोई सीक्रेट में से सीक्रेट्स नहीं है। जॉफ भी कहते हैं, टेक्स्ट की लाइन है ये, नथिंग टू टेल इज़ दियर, कहता कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपको लगे कि मैं बताऊं आगे, आपका कोई सीक्रेट होए तो मैं सीक्रेट रखूं ना। फिर भी वो कहती है कि देखो मैंने बहुत सारी इंटीमेट टॉक्स की हैं डैनी कैसे के साथ, और वो मेरे को लगता है कि वो मेरे को पसंद भी करने लगा है। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि देखो उसके पास देयर इज़ ए लाइन ऑफ गर्ल्स एंड यू शुडंट से दिस, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और आई थिंक ये टेक्स्ट की लाइन है कि इट्स अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड, मेरे को लगता नहीं, असंभव सी बात लगती है जो मैंने सुनी है, जो आप कह रहे हो। मैं बिलीव नहीं करता आपकी इस हेड एंड कॉक स्टोरी में। तो मतलब मन घड़ंत टाइप की कहानियों में कहता मैं विश्वास नहीं करता आपके। द स्टोरी ऑफ सोफी सो कॉल्ड मीटिंग, फिर वो ये भी कहती है कि मेरे को डैनी कैसे मिला और उसने मेरे को फिर एक सक्लूडेड प्लेस पे मिलने का वादा भी किया है। तो वो जो उसका भाई है वो उसको टोटली इग्नोर करता है, लेकिन ये बातें आसपास में ज़रूर फैल जाती है क्योंकि सोफ़ी हर एक को ही बता देती है, बाद में कहती है कि उसको मत बताना, उसको मत बताना। सो जेंसी कहती है कि मैंने सुना इस तरह की कोई बात है, आप मेरे को सच्ची में बताओ। फिर वो कहती है देखो आप सीक्रेट रखो, इस तरह की बातें औरों को नहीं बताते होते। और टू योर सरप्राइज़ वो एक सक्लूडेड प्लेस पे, एक लवर पॉइंट नाम की कोई प्लेस है, तो वहाँ पे द लवर्स ऑफन मीट दियर, दे सिट एंड टॉक। तो इस तरह की एक प्लेस है, पार्क है एक्सक्लूडेड प्लेस पे, वहाँ पे वो जाती है और वो इमेजिन करती है कि डैनी कैसे ने उसको बुलाया था। वो बैठी रहती है वहाँ पे, वेट करती रहती है, नोबडी कम्स दियर। वो खुद को ही चीट कर रही है, इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स उसको पता है कि वो नहीं आएगा। शी कीप्स ऑन वेटिंग इन सेल्फ डिसेप्शन। लास्ट में वो उदास हो जाती है, हार्ट ब्रोकन फील करती है, डर जाती है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो अंधेरा होने का वेट करती है कि मैं घर फिर जाऊंगी जब अंधेरा हो जाएगा, सो दैट रास्ते में लोग उस पर हंसे ना। फिर जब अंधेरा हो जाता है तब वो चलती है, रास्ते में वो पब आता है, उसके फादर का साइकिल खड़ा होता है वहाँ पे, और दिस इज़ हाउ शी बिकम्स ए बट ऑफ रिडिकल इन द नेबरहुड। तो सोफ़ी ऐसे मतलब झूठे ड्रीम्स के कारण और सेल्फ डिसेप्शन जो एम्बिशंस हैं उसके कारण उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है। ये एक टीनेज टेंडेंसी है जो बहुत सारे लोगों में है, जब उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता या प्रॉपर लोगों की गाइडेंस में वो नहीं होते हैं। तो इस तरह की ये स्टोरी है। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है, कैप्सूल आंसर, आप उसका आनंद ले सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है कि सोफ़ी के क्या प्लान थे, तो सोफ़ी के प्लान आपको मैंने बता ही दिए पहले। कभी वो कहती है कि मैंने एक्ट्रेस बनना है, कभी वो कहती है मैंने मैनेजर बनना है, कभी वो कहती है मैंने बुटीक खोलूँगी, कभी मैं ये बन जाऊँगी। जेंसी के प्लान्स बड़े क्लियर हैं कि उसने बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। तो या फिर जॉफ क्या बिलीव करता है उसकी डैनी कैसे वाली बात को? नहीं, वो बिलीव नहीं करता, वो कहता है कि तुम झूठ बोलती हो। उसके फादर भी वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते रहोगे तो मेरे को भी ट्रबल में डालोगे, पूरी फैमिली को भी ट्रबल में डालोगे। डैनी कैसे की मीटिंग के बारे में वो क्या इमेजिन करती है? वो इमेजिन करती है कि वो डैनी कैसे जो कि फेमस आयरिश प्लेयर है वो उसको मिला, वो एक शॉप खरीदेगा और बहुत इंटीमेट टॉक करती है उसके साथ। वो इमेजिन भी करती है कि उसने उसको प्रॉमिस किया है कि वो एक एक्सक्लूडेड प्लेस पे उसको मिलेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। क्या सोफ़ी अपने ब्रदर से जेलस फील करती है क्योंकि वो साइलेंस रहता है? हाँ, ऐसा है। वो चाहती है कि उसके बहुत सारी जगह पे उसको वो घुमाने लेके जाए, बहुत सारी बातों का वो जवाब नहीं देता है, तो इसके कारण उसको लगता है कि वो उसकी साइलेंस से थोड़ा जेलसी फील करती है वो। ऑटोग्राफ वाली क्या बात है? व्हाट इज़ ऑटोग्राफ रिडल, कुड इट बी सॉल्व्ड? वो जैसे जो डायरेक्ट है छोटा, वो उसके लिए ऑटोग्राफ भी लेके आने वाली थी डैनी कैसे का, बट वो कहती कि मेरे पास वास्तव में पेन और पेपर नहीं था ना, इसलिए मैं नहीं ला पाई। तो इस तरह की बात। या फिर आप जेंसी के कैरेक्टर स्केच में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो बड़ी प्रैक्टिकल गर्ल है, उसके फॉल्स ड्रीम्स नहीं हैं, वो वाइज है, सेंसिबल है, और जो दूसरी है वो इससे पोल्स अपार्ट्स। तो
व्हाट वाज द स्पेशल फैसिनेशन ऑफ टीनेज सोफी? ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि वो फेमस आयरिश लीग प्लेयर डैनी कैसे है, उसके लिए उसका स्पेशल फैसिनेशन है, आकर्षण है। और वो इमेजिन करती है कि वो उसको मिला और उससे बहुत सारी उसने बात की। तो इस तरह की टीनेज टेंडेंसी होती है। सो दिस वाज योर लेसन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मैंने इसका बड़ा क्वेश्चन डाल दिया है, बहुत सारे इसकी पिक्चर्स डाल दिए हैं। एन्जॉय इट, कीप लिसनिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन प्रेसिंग आइकन बेल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज की जो पोएम है वो है माई मदर एट 66। दैट इज़ रिटन बाय कमला दास, और ये 12th क्लास की पहली पोएम है जो प्रेस्क्राइब्ड है। और ये हमें कवित्री के जो हमारी पोएटिस हैं उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है कि कई बार हम कई लोगों के लिए सहानुभूति रखते हैं, डीप सिंपथी रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको प्रॉपर ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, प्रॉपर मैनर से बता नहीं पाते हैं। दैट सेम हैपन्स विद कमला दास आर पोइटिस। कि पोइट क्या कर रही थी, कोचिन से शी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट। वो कोचिन के हवाई अड्डे को जा रही थी अपने घर से, यूँ लगा लो। फ्राइडे मॉर्निंग थी और उसकी माँ जो कि 66 एज की है, जैसा कि इसका टाइटल है, तो वो उसके साथ बैठी हुई है। और उसकी मदर जो है शी वॉज नॉट लुकिंग हेल्दी। और उसने, कवित्री ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो डॉजिंग कर रही थी, ऊँघ रही थी। उसका माउथ जो था वो वाइड ओपन था और ऐसा लगता था कि वो जैसे बीमार है, उदास है। उसका फेस बड़ा पेल है, डेड पर्सन की तरह लगता है। और पोइटिस है जो वो पेनफुली रियलाइज़ करती है कि उसकी मदर जैसे बहुत ओल्ड लग रही है, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और वो डेड जैसे मैन होता है, लाइक ए डेड बॉडी और डेड पर्सन की तरह लग रही है। तो वो रियलाइज़ करती है, इस पेन को अनुभव करती है और उसको यूँ लगता है कि उसकी शायद मदर काफ़ी देर तक ज़िंदा नहीं रहेगी, ऐसा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, उसने विचार को टालने के लिए बाहर देखना शुरू किया। और बाहर उसने देखना शुरू किया तो बाहर क्या हो रहा था, जो जितने भी ट्रीज़ थे वो स्प्रिंट कर रहे थे। वो मतलब पीछे की तरफ जैसे भाग रहे होते हैं जब आप गाड़ी चलाते हैं। whenever she started looking at the young trees, they were running fast. तो उसने कुछ बच्चों को भी देखा, they were spilling out of their homes, वो जॉयज़ में रन कर रहे थे। अपना सिर्फ उसने माइंड सेट चेंज करने के लिए ऐसा किया। उसके बाद वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ। उसकी मदर कुछ ही दूरी पे उसके पास खड़ी थी। सिक्योरिटी चेक के बाद उसने फिर अपनी मदर की तरफ देखा, वो डिस्टेंस पे खड़ी थी। उसकी मदर का फेस पेल वाइट था, जैसे कि सर्दियों में लेट विंटर में जो मून उगता है, चांद उगता है, वो पेल होता है। जो पोएट है वो फील करती है पुराना वही फेमिलियर एक, और ऐसा लगता है कि जैसे वो बचपन का डर, खो देने का उसको डर फिर से उसको ओवर पावर करता है। वो अपनी मदर से कुछ कहना चाहती है, वो कुछ नहीं बोली। उसने स्माइल करते हुए सी यू सून अम्मा, कि माँ मैं तुमसे दोबारा फिर मिलूँगी, ऐसा कहा। तो बस यानी वो कुछ कहना चाहती होगी उससे, लेकिन वो कह नहीं पाई। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये एक हॉलिसिनेशन है, उसकी मदर इस एज में उसके साथ थी नहीं और उसको लगता है कि उसकी मदर उसके साथ है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में है कि समटाइम्स क्या है कि जो कई बार हम डीप सिंपथी फील करते हैं हमारे नियर एंड डियर वंस के लिए, लेकिन हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक बड़ा कैप्सूल आंसर मैंने आपके लिए डाल दिया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, सो नाइस ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूंगा पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, जो कि स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। और इस पोएम में जो पोएट है वो
ऐसे बच्चों की ज़िंदगी के बारे में बताता है जिनको जो वास्तव में जो रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ है उनका कभी वो एंजॉय नहीं कर पाते, या उन्हें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त होती। वो सारा टाइम जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, ऐसे वहाँ पे स्कूल हैं, उन्हीं के क्लास का यहाँ पे जिक्र है जो पोएट हमें बताते हैं स्टीफन स्पेंडर। वो बताते हैं कि इनके चेहरे पे ऐसा कोई पॉइंट नज़र नहीं आता उनको जिससे लगे कि वास्तव में ही उनकी रगों में कोई वार्म ब्लड रन कर रहा है। वो बिल्कुल ढीले ढाले से हैं, बिल्कुल निर्जीव हैं, लाइफलेस लगते हैं वो। उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं और घास पत्तों जैसे लग रहे हैं। एक लंबी सी लड़की है, उसके बारे में बात करता है कि वो उसने अपना सिर झुका रखा है जैसे कि वो बोझ से लदी हो किसी काम को लेके। और ये सारे के सारे जो पुअर चिल्ड्रन हैं, जितनों को भी वो देखता है उनके बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे। एक पतला सा लड़का है जो कागज़ जैसा लग रहा है, जिसकी चूहे जैसी छोटी छोटी डरी सी आंखें हैं। एक तुड़ी मुड़ी हड्डियों वाला लड़का अपने डेस्क पे बैठा अपना पाठ पढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसको गठिया का रोग हो रहा है, नाल डिजीज़ हो रहा है उसको। उसके जोड़ सूजे हुए हैं, जैसे उसको अपने मतलब पेरेंट्स से ये डिजीज़ मिला हुआ ऐसा लगता है। और वहाँ पे क्या, एक बिल्कुल कॉर्नर पे लास्ट जाके एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, वो ड्रीम्स में खोया हुआ है। और वो जो गिलहरियों वाला गेम है कि कैसे वो मतलब प्ले करते हैं उसको, ही इज़ परहैप्स थिंकिंग अबाउट दैट। और फिर और बताता है कवि हमें कि जो दीवारें हैं उसकी वो कैसी हैं, सोर क्रीम्स जैसी, जैसे क्रीम्स जब खट्टी हो जाती तो वैसी सुगंध आती है उनकी दीवारों से। वहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए हैं दीवारों पे या लगे हुए हैं। वो है एक गुम्बद टाइप है, डोम बनी हुई है वहाँ पे, तो कैथेड्रल डोम। और शेक्सपियर की जो तस्वीर वहाँ पे चित्र उसका लगा हुआ है। या फिर कुछ क्लाउडलेस डॉन के पिक्चर लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसे ऐसा लग रहा है कि सुबह तो हो रही है लेकिन वो बिना बादलों के है। और एक फूलों की घाटी का चित्र है, यानी सूर्योदय का चित्र है अगर मैं आपको कहूँ तो। पहले वाला एक फूलों की घाटी का चित्र है, फ्लोरी वैली है, ट्रायलस वैली का जिक्र किया गया है यहाँ पे। तो ये कहता है जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि ये नक्शे जितने भी हैं, चित्र हैं, वो कक्षा के हिसाब से ठीक नहीं बैठते, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को दे कैन टेम्प्ट द लिटिल चिल्ड्रन टू स्टील। वो इन बच्चों को चोरी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और हालांकि खिड़कियां ही एकमात्र ऐसी हैं जिनसे वो देख सकते हैं बाहर, लेकिन वो बाहर देखते हैं तो जो गलियां हैं वो फॉगी हैं, डल स्काई है, और उनका भविष्य है वो अंधकार में है, फॉगी फ्यूचर है, और हम उनसे बेटरमेंट की किसी भी तरह की उम्मीद नहीं कर सकते। सो इनकी जगह पे वो सोचता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, व्हाट शुड बी देयर। वहाँ पे अच्छे अच्छे और ऐसे चित्र होने चाहिए जो उनको परहैप्स बेटर बूस्ट कर सके। और देन और क्या है जो कवि हमें बताता है कि ये जो दीवार पे जितने भी नक्शे लगे उनकी बजाय परहैप्स ही वांट टू से कि इसकी बजाय तो उनको रियल पिक्चर्स जो उनके साथ घट रहा है उस तरह की पिक्चर्स लगाई जाए तो उनको कम से कम पता लगे। और पोएट कहता है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो मतलब उनकी चमड़ी हड्डियों से, उनकी हड्डियां चमड़ी से बाहर दिखाई दे रही है, मैं ये कहना चाहता था। और इन सारी चीज़ों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है जितने भी यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो कभी जितने भी गवर्नर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, या जितने भी गुड डूअर्स हैं, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनसे आह्वान करता है कि वो क्या करें कि वो आएँ स्कूल को और इनकी पोजीशन सुधारने में कोई मदद करें ताकि इनको इन बस्तियों से बाहर निकाला जा सके। तो ये बच्चे कैसे रहते हैं अपना पूरा जीवन, दे लिव इन देयर लाइफ इन सॉर्ट ऑफ कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स परहैप्स पिरामिड में जो बॉडीज़ रखी जाती हैं, प्रिजर्व मम्मीज़, उनके बीच की जो जगह है, गैलरी टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड कैटाकॉम। और उनकी तरह लगता है वो, तह खाने वाली जो कब्रों में से गुजरने वाला जीवन लगता है। उनको बाहर निकाला जाना चाहिए इस चीज़ से, कवि यही कहना चाहता है। और उनको बुक्स दी जानी चाहिए, उनको ग्रीन फील्ड्स दी जानी चाहिए
उनको गोल्डन सैंड दिए जाने चाहिए ताकि वो वहाँ पे बैठ के खेल सकें, अपना काम कर सकें। और पोइट कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो हमेशा बिलोंग्स टू द नेशन वेयर चिल्ड्रन कैन लीव द जॉयफुल लाइफ एंड एन्जॉय ऑल ब्लेसिंग्स दैट कैन बी हैड अंडर द सन। कवि कहता है कि जो इतिहास है वो सदा ऐसे नेशंस का होता है यहाँ पे बच्चे प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिता सकें, खुशी का आनंद प्राप्त कर सकें जो भी इस संसार में उपलब्ध है। तो इन सब चीज़ों को बताते हुए स्टीफन स्पेंडर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो ये सारे एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स के जितने भी बच्चे हैं बहुत ही पुअर कंडीशंस में हैं, उनकी हेल्प की जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और उनको उनका फ्यूचर है वो बेटर किया जाना चाहिए। एक बड़ा क्वेश्चन मैंने इसका डाल दिया है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उसकी कुछ पिक्चर्स हैं पोएम की, वो भी मैंने साथ साथ डाल दिए। ये एक हल्की एक्सप्लेनेशन थी उसकी और आप और भी लाइन टू लाइन पढ़ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूंगा जो कीपिंग क्वाइट पोएम है, दैट इज़ वंडरफुल पोएम रिटन बाय पैब्लो नेरुदा ने लिखी है। वो आपका जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें पोइट्री सेक्शन की तीसरी पोएम है ये। तो कवि हमें बताते हैं कि व्हाट वी आर टू डू इज़, वो हमें बताते हैं कि जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन है उसकी मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम जो आत्मनिरीक्षण करते हैं अपना, उसकी क्या महत्ता है हमारे लिए, उसका क्या महत्व है। वो हमारी लाइफ को ही नहीं बदल सकता, वो पूरी पृथ्वी है उसको बदल सकता है। पोएट कहते हैं कि इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ आपको नहीं चाहिए, आपने बस आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और आपने अपने आप को एग्ज़ामिन करना है। और कहता है ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला इसके लिए, मैं सिर्फ कहता 12 गिनूँगा और 12 गिनने तक आप जो काम मैं कहूँगा वो नहीं करना, और उसके बाद आप पाएंगे कि आप एक स्ट्रेंज टुगेदरनेस में एक साथ हैं, आप स्ट्रेंजली तरीके से एक साथ हैं सभी। तो पोएट कहता है कि मैं 12 गिनता हूँ, आपने इस दौरान कोई मोमेंट नहीं करना, और वो कहता है कि आप क्या करेंगे, अपनी आर्म्स तक भी नहीं हिलाएंगे। और वो कहता है कि इसको करके आप एक्सपीरियंस करेंगे, बड़ा ही विचित्र सा अनयूजुअल फीलिंग आएगी आपको, और वी शैल फील नो हरी एंड वरी, कोई हरी और वरी भी आपको, कोई भाग दौड़, कोई चिंता किसी भी तरह की नहीं करनी है, कंप्लीट साइलेंस होएगा। और हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेंज टुगेदरनेस विल ऑल अदर्स, यानी आप दूसरों के साथ एक अजीब सी एकता महसूस करेंगे। तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन से क्या होएगा, उससे हमारी लालच, हमारा जो स्वार्थपन है, हमारी निर्दयता है, क्रूलिटी है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। जितने भी वार मॉन्गर्स हैं, मतलब जो युद्ध की लालसा रखने वाले लोग हैं, वो अपनी वो लालसा त्याग देंगे और वो भाइयों की तरह आपस में ब्रदर्स की तरह ना रहना शुरू करेंगे। और पोइट कहता है कि वो उसकी जो एडवोकेसी ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस है, जो उसकी मतलब मैं जिसके शांति और खामोशी के तर्क में कहता विचार दे रहा हूँ, आप उसको कंफ्यूज मत करें, उससे कंफ्यूज मत होएं, सॉरी, कि इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। एक्चुअली वो कहना चाहते हैं कि ये इनएक्टिविटी की बजाय लाइफ से ही कनेक्टेड है, कंसर्न्ड है, डेथ से कनेक्टेड या कंसर्न नहीं है। और यही इसेंस है इस जीवन का, यही सार है। और वो और भी एग्जांपल देता है कि जैसे लिटिल स्टिलनेस है और साइलेंस है, वो बेटर और फ्रेश कोर्स ऑफ फर्दर एक्टिविटी को हमें क्या करती है, लीड करती है। यानी अगर हम थोड़ी देर शांत रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो हमारी एनर्जी फिर से बेटर होएगी और हम शांत रह के किसी भी विषय पे सोचेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर कर पाएंगे उसको। तो वो यही कहता है कि इसके बिना हम अपने आप को ना तो समझ पाएंगे और ना ही हम कुछ अच्छा बन पाएंगे। तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन बड़ा ज़रूरी है। और पोइट एग्जांपल देता है कि कैसे जो छोटी सी साइलेंस है, छोटी सी स्थिरता और छोटी सी साइलेंस से हम बेटर लाइफ जी सकते हैं। वो अर्थ का एग्जांपल देते हैं कि जैसे विंटर में क्या होता है, अर्थ बड़ी ही साइलेंस और स्टिल हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे डेड है, उस पर कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी मुरझा से जाते हैं, सूख से जाते हैं। देन बाद में क्या होता है, वी व्हेनेवर देयर इज़ अ स्प्रिंग, फिर स्प्रिंग आती है,
एंड एवरीथिंग लुक्स अलाइव, हर एक चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदा हो गई है, वो डेड नहीं लगती। न्यू ब्यूटीज़ आती हैं, न्यू कलर्स आते हैं। उसी तरीके से कवि कहता है कि जो लिटिल स्टिलनेस और साइलेंस है इंट्रोस्पेक्शन की, यानी थोड़ी सी हमारी जो निश्चलता कहूँगा मैं उसको, निश्चलता और थोड़ी सी खामोशी जो है, साइलेंस है, और हम आत्म निरीक्षण करें, आत्म विश्लेषण करें, और इनको फिर हम क्या करें, इन सब को करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिज्यूम आर एक्टिविटीज़ इन फ्रेश एंड बेटर मैनर। और इसके बाद हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको फ्रेश और बेटर मैनर से जी सकते हैं, बेहतर ढंग से जीना शुरू कर सकते हैं क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बाद। यानी सिंपल सी बात है कि जब आप थक जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो फिर हमारी बॉडी, मन, सब कुछ फ्रेश फील करता है। सेम इज़ द वे वो कहता है कि अब मैं 12 गिनूंगा और आप सभी लोग चुप रहेंगे। सो ये एक इसकी ब्रीफ समरी टाइप इसकी समरी थी आपके लिए। आप इसके पूरी टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है अभी कोई और ट्रबल है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। अगर मैं लाइन टू लाइन इसको पढ़ूंगा तो ये ज़्यादा लंबा होने वाला था मैटर। आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग ए स्मॉल वीडियो और स्मॉल व्हाट शुड आई से, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी आप कह लीजिए, ऑडियो फॉर यू। तो इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने एक कैप्सूल आंसर भी डाल दिया है। सो आप उसको तैयार कर सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय दैट। और भी सारी जितनी भी पोएम्स हैं उनके भी सारे जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको मैंने पहले डिस्कस किया। इसके छोटे क्वेश्चन परहैप्स नहीं है डिस्कस किए मैंने, और इसका एक बड़ा क्वेश्चन डाल दिया है। यू हैव टू एन्जॉय दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल वाली घंटी को दबाइए, और इसको लाइक और शेयर करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाउ डिड यू एन्जॉय दिस। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे रोड साइड स्टैंड के बारे में, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो अमेरिका के बहुत ही महान कवि हैं। और उनकी मतलब इस पोएम से पहले मेरे को कुछ लाइनें याद आ रही हैं। आई फील लाइक शेयरिंग विद यू कि वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यानी जो वुड्स हैं, मतलब जितनी भी इधर उधर की चीज़ें हैं, जो रास्ते में अट्रैक्शन है वो बड़ी प्यारी हैं, लेकिन मेरे को मंजिल तक पहुंचना, अभी मीलों चलना है मेरे को। बड़ी कमाल का उनका मैसेज है। लेकिन ये जो पोएम है वो उन लोगों के बारे में, ख़ास करके जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा रखे हैं और उनके पास कोई नहीं रुकता, और कैसे वो मतलब जो कवि है उस पर्सन के माध्यम से जिसने रोड साइड स्टैंड लगा रखा है अपनी प्लाइट को बताता है। वो क्या कहता है कि जो पिटिएबल पुअर फार्मर्स हैं और डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, उनकी जो पेन और एंगर को वो बताता है, जो कवि है। ही एक्सप्रेसेस कि कुछ पुअर फार्मर्स हैं, दे हैव सेट अप रोड साइड स्टैंड सो दैट दे कैन अर्न सम मनी फ्रॉम द रिच सिटी पीपल गोइंग दैट वे इन द मैग्निफिसेंट कार्स। तो कुछ जो गरीब किसान हैं उन्होंने ढाबा टाइप एक चीज़ बना रखी है, रोड साइड स्टैंड बना रखे हैं, ताकि वो आते जाते लोगों को चीज़ें बेच सकें और कुछ चीज़ें वहाँ से कमा सकें। लेकिन नोबडी व्हाट शुड आई से स्टॉप्स देयर, कोई भी नहीं रुकता वहाँ पे। जो स्टैंड का मालिक है वो सारा दिन अपनी खिड़की जो है सामान वाली वो खोल के बैठा रहता है। बहुत सारी सुंदर सुंदर चमचमाती मैग्निफिसेंट कारें वहाँ से गुज़रती हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता है। और अगर कोई रुकता भी है तो उसके अपने मतलब उसके पीछे मैं क्या कहूँ कि स्वार्थ हैं। जैसे सपोज़ करो कि अगर कोई रुकता है तो वो जो भी रुकता है तो वो इरिटेटेड फील करता है कि वो जो स्टैंड है वहाँ पे वो बड़े मतलब बेकार से तरीके से मेंटेन किया हुआ है, और उसको लगता है कि जो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी थी ये स्टैंड रख के इन्होंने बिगाड़ दिया उसको, जो दे हैव स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। या फिर वो अमीर आदमी जितने भी हैं जो मैग्निफिसेंट कार्स में आते हैं, उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि ये उनकी डिग्निटी से थोड़ा बिलो है इन लोगों से चीज़ें ख़रीदना, यानी वो उनके काम की नहीं है। और
या कई कार वाले रुकते हैं तो वो सिर्फ अपनी कार मोड़ के फिर दूसरी साइड में ले जाते हैं, या फिर वो रास्ता पूछने के लिए रोकते हैं, या वो पूछते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा क्या। यानी वो ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो परहैप्स उनके पास नहीं है। तो जो जितने भी ऐसे लोग आते हैं, मतलब जो फार्मर है, उनको बड़ी पीड़ा होती है इन चीज़ों से कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर देम। एटलीस्ट उनको रुकना चाहिए, हमारी चीज़ों को ये देखना चाहिए और ख़रीदना चाहिए। सो पोइट क्या सोचता है कि जो फॉक्सी पॉलिटिशियंस हैं, जो मक्कार राजनीतिज्ञ हैं, जो बड़े बड़े वादे करके इनको पागल बनाते हैं, वास्तव में वो इनके लिए कुछ नहीं करते, वो प्रिटेंड करते रहते हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स हैं वो दिखावे करते हैं कि वो उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो पुअर के वेलफेयर्स के लिए, बट वो अपने कॉफ़र्स, अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं। उनको सब्ज बाग दिखा दिखा के कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उनको दे प्रॉमिस मून फॉर देम, इसमें टेक्स्ट की लाइन है कि वो उनके लिए मून प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं, उनके लिए करते कुछ नहीं है। और जो गरीब ऑनर है रोड साइड स्टैंड का, उसके बारे में जो पोइट है उसके बारे में सोच के बड़ा उसको कवि को पीड़ा महसूस होती है, और वो पेन फील करता है कि कैसे वो सारा दिन अपना जो रोड साइड स्टैंड है उसकी विंडो खोल के या सारा दिन ताकता रहता है आने वाले जाने लोगों को कि वो वहाँ पे रुकेंगे, उससे कुछ खरीदेंगे, वेट करता रहता है। उसको देख के उसको बड़ी पीड़ा होती है कि नो बडी स्टॉप्स फॉर ऑल द डे। उसका टाइम भी खूब सारा वेस्ट होता रहता है और उसको मिलता भी कुछ नहीं है बदले में। अगर कोई मैंने आपको पहले बताया, अगर कार कोई रुकती भी है तो वो यही पूछती है कि रास्ता कौन सा है, या उसको उससे गैलन ऑफ पेट्रोल मिलेगा। ऐसी चीज़ों की वो डिमांड करते जो उसके पास नहीं है। तो पोइट क्या चाहता है कि ये जो सारे पुअर पीपल हैं, नॉट पुअर पीपल, वो क्या किया जाना चाहिए, उनको एक झटके से ही पीड़ा और गरीबी से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, ताकि वो राहत महसूस कर सकें, वंडरफुल महसूस कर सकें। दिस इज़ व्हाट ही वाज फीलिंग, दिस वाज व्हाट ही वाज सेइंग। इस तरह से वो कहना चाहता है जो कवि है। सो इसका बड़ा क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। आप इसको देखिए और इन्जॉय करिए। सो नाइस ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूँगा थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। जो पोएम है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। और वो ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में हमें बताता है कि कैसे वो हमारे लिए जॉय फॉर एवर हैं। वो कहते हैं कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो क्या हैं, वो हमेशा हमें खुशी देती हैं और दे नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और उनका जो अस्तित्व है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। उनकी जो लवलीनेस है वो दिनों दिन इंक्रीज़ ही होती है। जब जब भी हम उसको देखते हैं वो हमें आनंद देती हैं, खुशी देती हैं। सुंदरता की वस्तुओं को बताता है कि किसी शांत कुंज जैसी है, पेड़ों के झुरमुट जैसी है, मीठे मीठे सपनों जैसी है, और अच्छी जितनी भी चीज़ें हो सकती उन जैसी हैं। वो हमें हेल्थ देती हैं, बॉडी को, हमारे माइंड को वो पीस देती हैं। और पोइट कहता है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो ऐसा भी लगता है मेरे को कि वो जैसे एक फ्लोरी बैंड बन गया हो पूरा का पूरा पृथ्वी के चारों ओर। और अदरवाइज़ तो वो बताता है कि जो यहाँ पे बड़ी दुख है, बड़ी उदासियाँ हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, ऐसा वो बताता है। और लेकिन जो सुंदरता की वस्तुएं वो सारी इन चीज़ों से हमें निकाल के लाती हैं, फ्रॉम द पाल ऑफ सैडनेस और ग्रीफ। और कभी कहता है वो कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाता है, कुछ अनहैप्पी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके बदले में फिर हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं और जो हमें क्या करते हैं, हमें खुश भी करती हैं। तो वो बताता है कि जो मैन है वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, उसको कोई ना कोई दुख तकलीफ़ें रहती हैं। और जो नोबल सोल्स हैं, मतलब जो बढ़िया मतलब लोग हैं, गुड पीपल हैं, नोबल सोल्स हैं, अच्छे विचारों या व्यवहारों वाले लोग हैं, वो बड़े कम हैं। और
इसलिए क्या करता है, जब ये जो गुडनेस है वो कम है और इविल ज़्यादा है, तो जो मैन है वो बेचारा बड़े दुख में तकलीफ़ में अपना टाइम पास करता है, बीमारी में इवन की अपना टाइम बिताता है। और इन सभी के बावजूद भी क्या हैं, कुछ मोमेंट्स ऑफ जॉय हैं, कुछ खुशी के पल हैं, जो हम क्या देखते हैं, जब हम सुंदर चीज़ों को देखते हैं तो तभी हमें वो खुशी के पलों का आनंद मिल सकता है और हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के बीच में बताता है कि जैसे सूरज है, अब सूरज से सुंदर कोई नहीं हो सकता अगर आप वैसे नोट करें तो, क्योंकि जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी के कारण आप देखिए कि सारी की सारी चीज़ें सुंदर लग रही हैं, है ना। आप देखते हैं कि मान लीजिए प्रकाश है तो पेड़ पौधे, हम सब, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब पूरी सृष्टि को चलाने के लिए जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज़ सन, और लाइट से ही सारी चीज़ें मतलब चल रही हैं। अगर हम आप वैसे देखें तो भी अगर सूरज की रोशनी ना हो तो बहुत सारी फसलें नहीं उग पाएंगी, बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। सो मैनी, मतलब जितनी भी लिस्ट बनाएं आप लंबी हैं। मून कितना सुंदर है, कवि कहता है, छोटी छोटी बहती हुई नदियाँ कितनी सुंदर हैं, छोटे छोटे ट्रीज़ कितने सुंदर हैं, छोटे छोटे फूल कितने सुंदर हैं। वो डैफोडिल्स की बात करता है, मस्क रोज़, कुछ जंगली गुलाब हैं उनकी बात करता है वो। और वी आल्सो डिराइव जॉय ऑफ थिंकिंग ऑफ नाइस थिंग्स इन इमेजिनेशन। और हम क्या करते हैं, कई बार हमारी इमेजिनेशन में भी सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में सोच के हम लोग खुश होते रहते हैं। वी ऑलवेज कीप ऑन कीपिंग आवर सेल्फ्स हैप्पी। और वो हम क्या करते हैं, या फिर जो महान साहित्य है, रचनाएं हैं, विचार हैं, उनको पढ़ पढ़ के हम गर्व महसूस करते हैं, हमें और कॉन्फिडेंस आता है। यानी वो भी सुंदरता की वस्तुएं, कवि ये कहना चाहता है। और कवि कहता है कि जो सुंदरता के ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, वो क्या है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक है, पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ये लास्ट वाली वो लाइन है कि वो क्या करते हैं हमारे लिए, हेवंस यानी एक अलौकिक पेय का झरना है वो जो हमारे लिए बह रहा है। और पोइट ये कहना चाहता है कि गॉड ने हमारे लिए ये सारी चीज़ें खुद क्रिएट की हैं, और ताकि जो मनुष्य है वो सुंदरता की वस्तुओं का आनंद उठा सके, उसके मज़े ले सके और अपनी लाइफ को और खुश कर सके। तो ये जोहन कीट्स हैं। जोहन कीट्स की लाइफ बड़ी सैड रही है, इसलिए उन्होंने ये सुंदर चीज़ों के बारे में, आनंद के बारे में लिखा है। उनकी कब्र पे एक एपिटैफ लिखा हुआ है, मेरे को वैसे ही याद आ गया बताते बताते तो, कि हेयर लाइज वन हुज नेम इज़ रिटन वाटर, कि यहाँ पे वो शख्स लेटा हुआ है जिसका नाम पानी की लकीरों पे लिखा हुआ है। तो मतलब इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेरे को जोहन कीट्स के बारे में वैसे याद आ गया। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया है, आप उसका आनंद लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बात करूंगा आंट जेनिफर टाइगर्स के बारे में, जो कि एंड्रीना रिच ने लिखी है। फेमिनिस्टिक पोएम है ये, औरतों के बारे में ये पोएम है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ स्टेंजा से कि आंट जेनिफर टाइगर्स prance across screen, bright toppers, denizens of a world of green. They don't fear the man beneath the tree. They pace in a sleek chivalric certainty. तो जो आंट जेनिफर हैं वो क्या कर रही है, टाइगर्स जो हैं वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं उनकी। टाइगर्स हैं वो स्क्रीन पे इधर उधर प्रैंस करते हैं, घूमते हैं, उछलते कूदते हैं। ऐसा लगता है कि वो ब्राइट येलो डेनिजन्स हैं ग्रीन वर्ल्ड के, यानी वो चमकते हुए पीले रंग के कोई निवासी हैं हरे भरे संसार के। पेड़ों के नीचे क्या है, कुछ मैन भी खड़े हैं, और ऐसा लगता है कि दे गो अबाउट इन डिग्निफाइड मैनर, और वो बिल्कुल भी नहीं डरते। वो ऐसा लगता है कि जो मतलब टाइगर्स हैं उनकी नज़रों में करेज है, ब्रेवरी है, सर्टेनिटी है उनकी लुक्स में, और वो बहादुर तरीके से इधर उधर घूम रहे हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल इवन find even her wool, find even the every needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon the Aunt Junifer's hand. और आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो कांपती हैं जब वो मतलब फ्लटर करती हैं, ऊन के थ्रो से घूमती हैं। हाथी दांत वाली जो सुई है बड़ी मुश्किल से खींचती है वो, और फिर वो मतलब जो अंकल की जितने भी जिम्मेवारियों का बोझ है उसके आंट जेनिफर पे, उसके हाथों पे लगता है कि जैसे वो भारी पड़ गया हो। यानी उसका जो जीवन है वो
मतलब एक दास्तापूर्ण रहा है और निरंतर वैसा ही रहा है। उसे कभी मतलब प्रॉपर आराम प्राप्त नहीं हुआ और उसने बहुत सारे काम अपने हस्बैंड को प्लीज़ करने में या उसके मतलब देख रेख में ही बहुत सारा टाइम गुजारा है या उसमें वक्त लगाया है। When Aunt Junifer is dead, her terrified hand will lie still ringed in the ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. और आंट जूनिफर है वो अपने डेली कोर्स जो काम है उस टाइम तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो परहैप्स मर नहीं जाएगी। उसके हैंड्स जो हैं, उसके हाथ परहैप्स उन कामों के साथ ही उस जो ऑर्डियल है, वो जो अग्नि परीक्षा है, वो जो यानी कठिन पीड़ाजनक जितने भी उसके अनुभव है उनके साथ ही वो चलते रहेंगे। और जो उसने टाइगर्स बनाए हैं पैनल्स पे, लेकिन वो बड़े गर्व से उछलते कूदते रहेंगे। वो बेजान जितनी भी चीज़ें हैं मतलब देखने में बेजान लगती हैं, बट दे विल कीप ऑन प्रेंसिंग, दे विल कीप ऑन जंपिंग, प्राउड और अनअफ्रेड, मतलब वो बिना किसी डर के भय के उछलते कूदते रहेंगे। इट मीन्स कि जो आंट जूनिफर है वो अंकल से डरती है, लेकिन आंट जूनिफर के द्वारा बनाई गई चीज़ें अंकल से बिल्कुल नहीं डरती हैं। अल्टीमेटली जो कवि या पोइट हैं हमारे, वो यही कहना चाहते हैं कि जो औरत है वो आदमी से डरती है, लेकिन औरत के द्वारा बनाई गई चीज़ें आदमी से नहीं डरती। सो दिस इज़ ए पोएम, और मैंने इसका एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया है। यू टू इन्जॉय दिस। और अगर आप इस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए आपको कोई ट्रबल्स हैं किसी तरह की, तो वो आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। सो दिस इज़ वेरी सिंपल पोएम, और इसमें बस यही है लास्ट में कि आंट जूनिफर जब डेड भी हो जाएगी तो भी उसके जो काम हैं, वो जो उसके हैंड्स हैं वो कामों से घिरे पड़े होंगे, और लेकिन उसके जो बनाई गई चीज़ें हैं वो कभी आदमी से नहीं डरेंगी, वो हमेशा डरती रही है, उसने डर डर के ये लाइफ बिताई है। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर द डे।